अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको इस पर एक लेक्चर दिया था, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी। तो मैंने यहाँ तक पढ़ाया था आपको, तो आज मैं इससे आगे पढ़ाऊँगी। तो ये मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो है, मौलवी नज़ीर अहमद उसके उस्ताद थे। तो उसके बारे में उसे अच्छी तरह से वाक़फ़ियत थी। उसके नफ्सियात के बारे में, उसका हुलिया, उसका तौर तरीक़ा, उसका मिजाज, उसकी तबीयत के बारे में अच्छी तरह से फ़रतुल्लाह बेग वाकिफ़ थे। इस वजह से उसने नज़ीर अहमद पर खाका लिखा है, वो नज़ीर अहमद की कहानी। तो उसके बारे में और कुछ इसमें नज़ीर अहमद ने अपने बारे में भी लिखा है। तो यहाँ पे पहला जो है ये इसके बारे में वो किस तरह दिखते थे, शक्ल सूरत के बारे में, और कैसा उसका स्ट्रक्चर था, उसके बारे में ये ना फ़रतुल्लाह बेग ने अच्छी तरह से यहाँ पे ज़ाहिर किया, उसका नक्शा खींचा है इधर। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने अपने बारे में बताया, लो भाई, हम बहुत गरीब लोग थे, न खाने को रोटी, न पहनने को कपड़ा। तालीम का शौक़ था, इसलिए फिरता फिराता पंजाबियों के कटहरे की मस्जिद में आकर ठहर गया। तो यहाँ पे फ़रतुल्लाह बेग ये कहते हैं कि मौलवी नज़ीर अहमद उसको कहते थे कि मैं क्या बताऊं कि बहुत गरीब थे, ना खाने को कुछ था, ना रोटी, ना पहनने को कपड़ा। तो मगर तालीम हासिल करने का उसे बहुत शौक़ था। तो एक पंजाबियों के कटहरे की मस्जिद में आकर वो ठहर गए। यहाँ के मौलवी साहब बड़े आलिम थे, उनसे पढ़ता और तवक्कुल पर गुजारा करता। तो मौलवी साहब जो वहाँ पे पढ़ाते उसी से पढ़ते थे, वो आलिम थे, तो उसी पर गुजारा करते थे। मौलवी साहब के 2-4 शागिर्द और भी थे, इन्हें भी पढ़ाते और मुझे भी पढ़ाते। दिन रात पढ़ने के सिवा कुछ काम न था। थोड़े दिनों में मैंने कलाम मजीद पढ़कर अदब पढ़ना शुरू की, क्योंकि बहुत काबिल थे, ज़हीन थे, इस वजह से वो कुरान शरीफ भी उसके पास पढ़ा था। 4 बरस में मुअल्लक़ात हुआ कसीदे पढ़ने लगा। ये बहुत टफ होता है। गो मेरी उम्र 12 साल की थी, मगर काद छोटा होने की वजह से 9-10 बरस का मालूम होता था। पढ़ने के अलावा तो क्योंकि पहले ही यहाँ पे जिक्र किया गया कि मोटापे की वजह से अगर वो 12 साल के थे, लेकिन उसकी उम्र लगती थी 9-10 बरस की। पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना था। सुबह हुई और मैं छड़ी हाथ में ले घर घर रोटियां जमा करने निकला। किसी ने रात की बची हुई दाल ही दे दी, किसी ने कीमा की लगती ही रख दी, किसी ने 2-3 सूखी रोटियां ही पर डर खाया हुआ टालना। तो देखो, एक तो काबिल थे, ज़हीन थे, मगर गुर्बत की वजह से क्या उसकी हालत थी। तो घर घर जाकर रोटियां समेटते थे। कोई रोटियां देता था, कोई बचा हुआ खाना देता था। तो जो कुछ उसको मिलता था उसी पर गुजारा करते, कोई कुछ देता ही नहीं था। गर्ज रंग बिरंग का खाना जमा हो जाता। मस्जिद के पास ही अब्दुल खालिक साहब का मकान था। अच्छे खाते पीते आदमी थे। उन्हीं के बेटे अपने अब्दुल हामिद हैं, जो सामने वाले दुकान में रहते हैं। उनके यहाँ मेरा कदम रखना मुश्किल था। इधर मैंने दरवाजे में कदम रखा, उधर उनकी लड़की ने टांग ली, मतलब वो उसको रोक लेती थी जब वो उनके घर जाता था। जब तक सेर 2 सेर मसाला मुझसे न पिसवा लेती, न घर से निकलने देती, न रोटी का टुकड़ा देती। खुदा जाने कहाँ से मोहल्ला भर का मसाला उठा लाती थी। पीसते पीसते हाथों में गड़े पड़ गए थे। देखो, वहां भी वो काम करने के लिए जाता था। जहां मैंने हाथ रोका, उसने बट्टा उंगलियों पर मारा, तो उसकी बेटी उसको हाथ पर छड़ी से मारती थी कि जल्दी जल्दी काम करो। बखुदा जान सी निकल जाती थी। मैंने मौलवी साहब से कई दफ़ा शिकायत भी की, मगर उन्होंने टाल दिया। खबर नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी, ताकीद कर दिया करते कि अब्दुल खालिक साहिब के मकाम में ज़रूर जाना। बहरहाल इस मारा धाड़ी से रोज़ाना वहाँ जाना पड़ता था, और रोज़ यही मुसीबत
झेलनी पड़ती थी। तुम समझे भी ना ये लड़की कौन थी मियाँ, ये लड़की वो थी जो बाद में हमारी बेगम साहिबा हुई। देखो उसी लड़की के साथ फिर इसकी शादी हो गई थी। जब सोचता हूँ तो पिछला नक्शा आंखों के सामने आ जाता है और बेइख्तियार हंसी आ जाती है। अक्सर हम दोनों पहली बातों को याद करते और खूब हंसते थे। तो इनको याद आता था कि हमारी मुलाकात कैसी हुई थी। यानी वो मसाला पीसता और ये उसको सामने वो छड़ी से हाथ पर मारती थी। तो दोनों की फिर शादी हो गई। खुदा खैर गरीब की रहमत करे, जैसी बचपन में शरी थी वैसी जवानी में गरीब हो गई। तो फ़िलहाल इतना ही मैं आज पढ़ाऊँगी, इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊँगी। तो इतना आप याद रखो कि किस तरह से मौलवी नज़ीर अहमद जो है अपना गुजारा करते थे गुर्बत की वजह से, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ करते थे। बाकी इंशाल्लाह आगे पढ़ाऊँगी। खुदा हाफिज़।